आप सभी का UWD स्टोरीज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने काला साया का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लें, फिर आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अपने कानों में ईयरफोन और हेडफोन लगाकर कहानी की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आप यह स्टोरी कहाँ से देख रहे हो कमेंट में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। पुलिस ने मृतक के परिजनों से लेकर उसके परिचितों से सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सनाया गौतम के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था। पुलिस के लिए ये एक बड़ी पहेली थी। आखिर एकदम से जमीन फाड़कर ये सनाया गौतम कहाँ से निकल आई, जिसके नाम मृतक ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी थी। सनाया गौतम का नाम सामने आने के बाद पूरा केस ही दक्षिण दिशा में घूम गया था। मृतक के परिजनों ने भी हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए केस की नए सिरे से जांच की मांग की। वे पहले से ही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि गिरिराज वर्मा आत्महत्या कर सकते थे। अब सनाया गौतम के रूप में ये नया पेंच आने के बाद उनका संदेह यकीन में बदल गया था। पुलिस ने भी मृतक के परिजनों की मांग को स्वीकार करते हुए आत्महत्या के अलावा कुछ और भी होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जब नए सिरे से मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे होने लगे। घर के एक कमरे में, जिसमें एक मजबूत सेफ रखी रहती थी, लगे CCTV कैमरे की फुटेज की जांच करने पर उसमें एक युवती सेफ खोलकर उसमें से नकद रकम व गहने निकालकर एक बैग में भरती हुई साफ दिखाई दी। मृतक की बेटी मानसी ने पुलिस को बताया कि उस तिजोरी में किसी इमरजेंसी के लिए उसके पिता ने 20 लाख रुपए की रकम रख छोड़ी थी और इसके अलावा उसकी स्वर्गीय मां के सोने चांदी के गहने भी थे, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए थी। यानी वो एक सीधा साधा आत्महत्या का मामला नहीं था, वो तो एक हत्या और 45 लाख की लूट का हाई प्रोफाइल केस था। इसके बाद पुलिस को किसी और उत्प्रेरक की जरूरत नहीं थी। पुलिस जी जान से केस की जांच में जुट गई। जब तक पुलिस इसे सुसाइड समझ रही थी तब तक इन्वेस्टिगेशन भी ढीली थी, लेकिन हत्या और चोरी का खुलासा होने के बाद पुलिस ने उसी स्तर की जांच भी आरंभ कर दी। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। अब तक तो गिरिराज वर्मा के परिचितों से ही पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उस पूरे इलाके के लोगों से पूछताछ आरंभ कर दी। क्या किसी ने गिरिराज वर्मा को किसी युवती के साथ घूमते देखा था? क्या उनके घर किसी युवती का आना जाना था? जवाब था हाँ। वहां आसपास रहने वाले लोगों के माध्यम से पुलिस को पता चला कि करीब साल भर से एक नौजवान युवती गिरिराज वर्मा के घर में रह रही थी। वो एक बेहद पॉश इलाका था जिसमें कई घर नए बने थे। अपने पड़ोसियों के साथ गिरिराज वर्मा का कोई विशेष उठना बैठना नहीं था, जिसके चलते उस इलाके में उनका घर होते हुए भी घर के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। वैसे भी परिवार के नाम पर भी उनके यहाँ कोई नहीं था और करीब साल भर से गिरिराज वर्मा ने लोगों के यहाँ आना जाना भी बेहद कम कर दिया था। जो किसी तरह के फैमिली गेट टुगेदर में ही लोगों के बीच उठना बैठना होता, जान पहचान बनती। यहाँ तक कि किसी घर में होने वाले फंक्शन आदि के लिए भी उनको बुलावा आता था तो वे तबीयत खराब होने या कोई अन्य जरूरी काम होने का बहाना बनाकर टाल जाते थे। ऐसे पौष इलाकों में वैसे भी आस पड़ोस में जान पहचान न होना एक सामान्य सी बात ही समझी जाती है। लोग सोशल मीडिया पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को दोस्त बना लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा होता है। गिरिराज वर्मा के आस पड़ोस के मामले में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये नियम घर में काम करने वालों, दूध वाले, अखबार वालों आदि पर लागू नहीं होता है। अमीर लोग जहां अपनी दौलत से संतुष्ट होकर अपने आप में सीमित होने की कोशिश करते हैं, नई जान पहचान बनाने में सावधानी बरतते हैं और अपनी रिश्तेदारी और जितनी जान पहचान होती है उसी में संतुष्ट रहते हैं, वहीं गरीब लोगों के लिए ये जान पहचान ही उनकी दौलत होती है। घरेलू नौकर, माली, होकर आदि श्रमजीवी कम आय वर्ग के लोग एक दूसरे से पहचान बनाकर रखते हैं, जिससे वक्त जरूरत पर एक दूसरे के काम आ सकें। गिरिराज वर्मा के घर के आसपास स्थित घरों में निवासरत लोगों से पूछताछ करने में पुलिस को काफी परेशानी हुई, क्योंकि वे सभी काफी ऊंची पहुंच वाले प्रभावशाली किस्म के लोग थे। यहां तक कि 2 घर दूर पर तो एक विधायक का भी बंगला था।
ऊपर से इन बड़े लोगों से पूछताछ में पुलिस को कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं मिल सकी, क्योंकि उनमें से कई तो जानते ही नहीं थे कि उस घर में गिरिराज वर्मा नाम का कोई शख्स रहता भी था। जो जानते थे वो भी इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उन घरों के नौकरों, माली, दूध वालों, अखबार बांटने आने वालों हॉकरों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। उन्हीं लोगों ने पुलिस को बताया कि काफी समय से गिरिराज वर्मा के घर में एक युवती रह रही थी। लेकिन यहां मामला और भी उलझ गया। इलाके के ज्यादातर लोगों ने तो किसी सनाया गौतम या गिरिराज वर्मा के घर में वो जो भी लड़की रह रही थी उसे देखा तक नहीं था, और जिन्होंने देखा था उन्हें उसके लड़की होने पर ही विश्वास नहीं था। लड़की क्या इंसान होने पर ही भरोसा नहीं था। उन लोगों को मानना था कि गिरिराज वर्मा के घर पर किसी चुड़ैल का काला साया था। सनाया गौतम के नाम से गिरिराज वर्मा के घर जो लड़की रह रही थी वो कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसी के असर के कारण गिरिराज वर्मा ने घर से बाहर आना जाना तक छोड़ दिया था, दोस्तों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। जिन लोगों ने उस लड़की को एकाध बार देखा था, जो पुलिस को गवाही दे सकते थे, वो सनाया गौतम का नाम सुनकर ही कांप जाते थे और ईश्वर का नाम जपने लगते थे। पुलिस के लिए ये काफी परेशानी वाली बात थी। पुलिस को बार बार उन गवाहों को समझाना पड़ता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उन्होंने अगर किसी लड़की को देखा था तो वो लड़की ही थी, कोई भूत या चुड़ैल नहीं। लेकिन लोग पुलिस की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। उनके पास अपनी दलीलें थीं, जैसे वो लड़की छिपकर क्यों रहती थी, वो दिन के समय घर से बाहर क्यों नहीं निकलती थी, वो इतने कम लोगों को ही क्यों दिखाई देती थी। पहले तो गिरिराज वर्मा के घर में कोई लड़की नहीं रहती थी, फिर वो अचानक कहां से आ गई, और आई तो इतने गुपचुप तरीके से कैसे कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जैसे जैसे पुलिस आगे जांच करती रही, वैसे वैसे पुलिस के सामने ये बात साफ होती गई कि सनाया गौतम के चुड़ैल होने की वो अफवाह कोई एकदम से नहीं उड़ी थी। वो घर काफी समय से वीरान पड़ा था, और ऐसे घरों को लोग आम तौर पर भूत बंगले का तमगा दे दिया करते हैं। कई सालों से खाली पड़े उस घर को करीब साल भर पहले ही गिरिराज वर्मा ने खरीदा था, लेकिन जिस प्रकार वे रहस्यमयी ढंग से उस घर में रहते रहे, उससे उस घर से जुड़ी भूत प्रेत, चुड़ैल संबंधी अफवाहें लोगों को और भी ज्यादा विश्वसनीय लगने लगीं। खास तौर पर उस लड़कड़ी को लोग काफी रहस्यमयी मानते थे, जो कि उस घर में गिरिराज वर्मा के साथ रहती तो थी, लेकिन बहुत कम ही दिखाई देती थी। न घर से बाहर निकलती थी, न कहीं आती जाती थी। कभी कभार ही दिखने वाली उस लड़कड़ी को लेकर लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाना भी शुरू कर दी थीं, लेकिन वो कहानियां अंधविश्वास पर ही आधारित थीं। गिरिराज वर्मा के कत्ल से भी काफी पहले से कॉलोनी में उस तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। रात के समय लोग उस घर की ओर जाना भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं था। कई लोग तो इस तरह की अफवाह से बिल्कुल ही अनजान थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वे इस बात से अनजान थे कि गिरिराज वर्मा के घर में उनके साथ कोई लड़कटी भी रहती थी। लेकिन उन बंगलों में काम करने वाले लोगों में से बहुत से लोग उस चुड़ैल वाली बात पर यकीन करते थे। लेकिन पुलिस को गिरिराज वर्मा के कातिल को गिरफ्तार करना था, किसी चुड़ैल को बोतल में बंद नहीं करवाना था। उस अंधविश्वास अफवाहों के बीच पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। जांच में पता चला कि कुछ एक ने गिरिराज वर्मा को कभी कभार उस युवती को सनाया नाम से पुकारते भी सुना था। गिरिराज वर्मा का अपना कोई निजी नौकर तो नहीं था, लेकिन आसपास के अन्य लोगों से पुलिस को इस सिलसिले में जो भी जानकारी मिली वो पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। सनाया नाम की वो युवती करीब साल भर से वकील साहब यानी गिरिराज वर्मा के साथ में उन्हीं के घर में रह रही थी। लोगों ने यदा कदा ही उन्हें घर से बाहर निकलते देखा था, और जब निकलते भी थे तो भी दोनों को कभी एक साथ निकलते शायद ही किसी ने देखा हो। लोगों के बयान के अनुसार कभी कभी तो हफ्ते 2 हफ्ते उस घर से कोई आते जाते नहीं दिखता था, तो वे समझने लगते थे कि घर वाले यानी वकील साहब और वो युवती घूमने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़कटी वकील साहब की कौन थी, ये भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वकील साहब के परिवार में केवल एक बेटा और बेटी ही हैं, जिनमें बेटा विदेश में काम करता है और बेटी विवाहित है, अपने पति के साथ रहती है। फिर वो युवती कौन थी? कौन थी सनाया गौतम?
युवती के सरनेम की पुष्टि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ में नहीं कर सकी, लेकिन गिरिराज वर्मा द्वारा एक दो बार उसे सनाया के नाम से बुलाए जाने का पता चलने पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वो सनाया ही सनाया गौतम थी, जिसका जिक्र गिरिराज वर्मा की वसीयत में अपने वारिस के रूप में किया गया था। नामी वकील गिरिराज वर्मा पिछले 1 साल से सामाजिक जीवन से कटकर इस तरह अकेले घर में एक युवती के साथ रह रहा था। इतने रहस्यमयी ढंग से मारा गया। मरने से पहले उसने अपनी जायदाद भी अपने बेटे बेटी या दामाद के नाम पर करने के स्थान पर उस रहस्यमयी युवती के नाम पर कर दी, जो कि इस केस में पुलिस को ही नहीं बल्कि उसके परिजनों को भी आसमान से टपकी हुई लग रही थी। पूरी की पूरी जायदाद उसके नाम पर कर दी। एक सिक्का कौड़ी तक अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर करने की जहमत मकतूल ने नहीं उठाई, और वकील गिरिराज वर्मा की उस बेहद रहस्यमयी मृत्यु के बाद उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की वारिस सनाया गौतम भी इस तरह गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। पुलिस के लिए ये केस किसी पिछले 3 महीने से बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा था। पहले केस में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं थे, क्योंकि पुलिस ने सुराग ढूंढने की उतनी जरूरत ही नहीं समझी थी, क्योंकि तब वो पुलिस को आत्महत्या का केस लग रहा था। फिर सनाया गौतम का नाम सामने आने के बाद हत्या का मामला लगने पर नए सिरे से जांच करने पर पुलिस को कई सबूत मिले। उस सनाया गौतम के बारे में पता चला जिसका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं लग रहा था, जो मकतूल की करोड़ों की प्रॉपर्टी की वारिस बन बैठी थी। लेकिन सनाया गौतम के मामले में पुलिस एक बार फिर 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सबूतों के अभाव वाली जगह पर आ गई थी। अब पुलिस को यह तो पता था कि कोई सनाया गौतम थी जो गिरिराज वर्मा के साथ रहती थी, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई थी। उसके इस तरह से रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाने का एक ही मतलब समझ में आता था। लंबी जांच पड़ताल के पश्चात पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि घर में सेफ से हुई लूट की घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिख रही युवती सनाया गौतम ही थी, और गिरिराज वर्मा ने भी आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या की गई थी। गिरिराज वर्मा की हत्या के बाद सेफ से लाखों रुपए लूटकर भाग निकलने वाली वो लड़की सनाया गौतम ही उनकी कातिल हो सकती थी। इसके पीछे पुलिस की थ्योरी ये थी कि गिरिराज वर्मा समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वैसे ही लोगों के बीच उनका उठना बैठना था। गिरिराज वर्मा के खुद के जवान बेटा बेटी थे। ऐसे में उम्र की इस ढलान पर वे किसी नौजवान युवती के साथ रास रचाते अच्छे नहीं लगते। वो चीज समाज में उनकी पूरी प्रतिष्ठा धूमिल होने का कारण बन सकती थी। लेकिन उस युवती उस सनाया गौतम ने उन पर कुछ ऐसा जादू चलाया कि वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। अपनी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सब कुछ। लेकिन वर्षों की मेहनत और तपस्या से कमाया मान सम्मान गंवाना आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता। इसीलिए गिरिराज वर्मा खुल्लम खुल्ला उस लड़की के साथ रास रचाते नजर नहीं आए। उन्होंने बड़ी होशियारी से, योजनाबद्ध ढंग से समाज से दूरी बनानी शुरू की। पहले सामाजिक कार्यक्रमों में जाना कम किया, यार दोस्तों परिचितों के बीच उठना बैठना कम किया, और धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच गए जहां वो जाना चाहते थे, एकांतवास में, जो कि वास्तव में एकांतवास था भी नहीं। उन्होंने तो उस घर को अपना लव नेस्ट बना लिया था, जहां वे दुनिया की नजरों से दूर बेफिक्र होकर मनमाने ढंग से जिंदगी जी सकें और किसी बदनामी की भी चिंता न हो। करीब साल भर तक उस घर में गिरिराज वर्मा के साथ रही उस लड़की उस सनाया गौतम ने गिरिराज वर्मा पर अपना रंग इतना पक्का कर लिया कि उन्होंने अपनी पूरी जायदाद ही उसके नाम कर दी। गिरिराज वर्मा की नई वसीयत कुछ ही दिन पुरानी थी, जिससे साफ जाहिर था कि प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद गिरिराज वर्मा सनाया गौतम के किसी काम के नहीं थे, तो उसने भी उन्हें अपने रास्ते से हटाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ये था नैनीताल का इस साल का बहुचर्चित हत्याकांड। बाहर बारिश तेज हो गई थी। इंस्पेक्टर वैभव केस के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद खामोश हो गया था। अरविंद भी कमरे में आ गया था और उन्हीं के साथ सोफे पर बैठकर पूरी बात सुन रहा था। मर्डर के बारे में कैसे पता चला? मोहित ने मौन तोड़ा। क्या? इंस्पेक्टर वैभव ने कहा। पापा सुसाइड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने बताया नहीं कि पुलिस को कैसे पता चला कि यह सुसाइड नहीं मर्डर था। तो बता देता हूं, वैभव धैर्यपूर्वक बोला। पहली बात तो यह है कि घटना के शुरू में ही हमें सुसाइड वाली बात पर शक था,
हालांकि पहली नजर में मामला आत्महत्या का ही लगता था। शक इसलिए था क्योंकि जिस रिवॉल्वर का प्रयोग किया गया था उस पर साइलेंसर लगा था। आत्महत्या करने का इरादा करने वाले शख्स को दुनिया की परवाह नहीं होती। उसके लिए तो एक पल में दुनिया ही खत्म हो जानी होती है। फिर वो इस बात की परवाह नहीं करता कि वो खुद को शूट कर रहा है तो उससे आवाज होगी या नहीं। गोली की आवाज दबाने की मंशा एक कातिल की हो सकती है, आत्महत्या करने वाले की नहीं। इसके अलावा सुसाइड की जैसी स्टेज सेट की गई थी, उसके अनुसार वकील साहब का खुद गोली चलाना भी जरूरी था। तो लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। क्या मतलब? रिवॉल्वर बॉडी के पास ही पड़ी मिली थी। उस पर वकील साहब की उंगलियों के निशान भी थे, लेकिन इंस्पेक्टर शब्द पर जोर देकर एक क्षण के लिए रुका। उनके हाथों के पैराफीन टेस्ट में पता चला कि उन्होंने फायर नहीं किया था। पैराफीन टेस्ट? इस टेस्ट में अरविंद बीच में बोला, हाथों पर मोम का इस्तेमाल कर पता लगाया जाता है कि आदमी ने गोली चलाई है या नहीं। यदि गोली चलाई होती है तो फायर करने पर बंदूक से उछले बारूद के कण हाथ पर लग जाते हैं, जो पैराफीन टेस्ट में सामने आ जाते हैं। आपके पिता के हाथों से ऐसे कोई बारूद के कण नहीं मिले, इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि उन्होंने गोली चलाई ही नहीं थी। यह साबित करने के लिए काफी है कि गोली किसी और ने चलाई थी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए रिवॉल्वर उनके हाथ में थमाकर उस पर उनके फिंगरप्रिंट्स लिए, फिर रिवॉल्वर को वहीं गिर जाने दिया, जैसे खुद को शूट करने के बाद उन्हीं के हाथ से छूट कर गिरी हो। कुछ क्षण कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मोहित ने पूछा, और सनाया गौतम का क्या हुआ? नैनीताल की 50,000 पब्लिक आज यही जानना चाहती है। वैभव ने गहरी सांस लेकर कहा कि सनाया गौतम का क्या हुआ? उस रहस्यमयी लड़कनी का क्या हुआ जिसने एक अच्छे भले आदमी की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? पहले उसे समाज से दूर कर दिया, उसकी सोशल लाइफ खत्म कर दी, उसके बेटे बेटी से उसकी प्रॉपर्टी तक छीन ली, और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसकी जान भी ले ली। और इतना सब कुछ करने के बाद ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। 3 महीनों से। इंस्पेक्टर ने अपने हाथ को आगे करके 3 उंगलियां हवा में लहराईं। 3 महीनों से पुलिस नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में उस लड़करी की तलाश कर रही है, लेकिन उसका मिलना तो दूर की बात, उसका कोई सुराग तक नहीं मिल पाया है। लेकिन वो मिल जाएगी, अरविंद जल्दी से बोला, जैसे मोहित को सांत्वना दे रहा हो। वो हमेशा छिपकर थोड़े ही रह सकती है, एक न एक दिन तो पकड़ी ही जाएगी। उसे ढूंढने के लिए पुलिस क्या कर रही है? मोहित ने सवाल किया। सब कुछ जो किया जा सकता है। जिला स्तर से ऊपर उठकर अब पूरे प्रदेश में उसकी तलाश की जा रही है। सारे पुलिस थानों चौकियों में उसके बारे में। मेरा मतलब है कि, मोहित बोला, क्या उसकी कोई तस्वीर है? उसके बारे में कोई और जानकारी, उसके बैकग्राउंड से संबंधित कुछ जानकारी पुलिस को मिली है या नहीं? आखिर उसे ढूंढने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? इंस्पेक्टर एक क्षण खामोश रहा, फिर बोला, उसके न मिलने की यह भी एक बड़ी वजह है। हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। आपने बताया एक वीडियो में वो घर की सेफ से चोरी करते हुए दिखाई दी। जिस वीडियो में, वैभव ने बोलना जारी रखा, वो आपके पिता के घर में सेफ में चोरी करती हुई दिख रही है। उसमें भी उसका चेहरा कैप्चर नहीं हुआ है। कमरे में आने से लेकर सेफ खोलकर उसमें से गहने और रुपये निकालने के पूरे समय में उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा रखा था। इतना ही नहीं, उसने चेहरे पर दुपट्टा भी बांध रखा था। ऐसा भी हो सकता है, बल्कि इसी बात की संभावना अधिक है कि उसे उस सीसीटीवी कैमरे का पता हो और वो जानबूझकर चेहरा छिपा रही हो। घर के आसपास रहने वाले जिन गिने चुने लोगों ने उसे देखा, उनकी सहायता से हमने एक ड्राइंग जरूर बनवाई है, लेकिन वो ड्राइंग कितनी सही है ये कहना मुश्किल है। जिनसे हुलिया पूछ पूछ कर वो ड्राइंग बनवाई गई है, वो लोग खुद भी उक्त ड्राइंग को लेकर आश्वस्त नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार ही सनाया गौतम की झलक ही देखी थी, जिसके आधार पर वो हमें उसका कोई पक्का हुलिया नहीं बता सकते। हाँ, इतना तो सबका कहना है कि वो बला की खूबसूरत थी। बला की खूबसूरत क्या थी? अरविंद ने कहा, बला ही थी। फिलहाल सनाया गौतम की जो पूरे प्रदेश में तलाश की जा रही है, उसमें इसी ड्राइंग का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब तक हमें जिस तरह उसका कोई पता नहीं चल पाया है, उससे तो यही लगता है कि वो ड्राइंग यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। क्या आप मुझे वो ड्राइंग दिखा सकते हैं?
वैभव ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, फिर उसकी गैलरी में जाकर तस्वीर ढूंढी जो कि उस ड्राइंग की स्कैन की हुई जेपीजी इमेज थी। फिर मोहित से बोला, आपका नंबर। मोहित ने वैभव को अपना नंबर बताते हुए तस्वीर सेंड करने को कहा। वैभव ने उसे तस्वीर के साथ ही एक वीडियो भी सेंड किया। मोहित के मोबाइल पर 2 फाइलें रिसीव हुईं, फोटो के साथ। वैभव बोला, उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का वीडियो भी है जिसमें वो लड़का की आपके घर की सेफ खोलकर उसमें से गहने और रुपये चोरी करती दिख रही है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, मोहित बोला। तो उसमें पुलिस को किसी और फुटेज में सनाया गौतम क्यों नहीं दिखाई दी? मतलब ऐसा कहा जा रहा है ना कि वो साल भर से पापा के साथ उस घर में रह रही थी, तो उसके घर में घूमते हुए या कोई और फुटेज पुलिस को क्यों नहीं मिला? क्योंकि पूरे घर में एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा था और वो भी बस उस सेफ वाले कमरे में, और उस कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग हमने खंगाल डाली है। उसमें कभी आपके पापा के अलावा कोई और उस कमरे में आता नहीं दिखा। शायद वे उस कमरे को भी लॉक रखते थे। हालांकि पुलिस जब पहुंची थी तो सेफ वाले कमरे का दरवाजा खुला था। वैसे भी वो कमरा घर में थोड़ा अलग थलग बना हुआ है, उसमें जाए बिना भी घर के बाकी हिस्से में घूमा जा सकता है। फिर भी वो लड़की उस घर में रहती रही और उस कमरे में नहीं गई, वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आई। ये अजीब नहीं है? अजीब तो है, लेकिन अगर कमरे पर लॉक रहता हो तो वो उसमें जा भी तो नहीं सकती थी। और वैसे भी जिस कमरे में सेफ में इतना कीमती सामान लाखों रुपए रखे हों, उसे अगर वकील साहब लॉक करके रखते थे तो उसमें भला हैरानी की क्या बात है? वो भी तब जब उनके साथ घर में एक ऐसी रहस्यमयी लड़काई रहती थी। रहस्यमयी तो और क्या, साल भर तक इतने चोरी छिपे उस घर में रहती रही, ऐसे दबे पांव आपके पिता के जीवन में आए कि आप लोगों को भी भनक तक नहीं लग सकी। फिर उससे भी ज्यादा रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। रहस्यमयी नहीं तो और क्या कहूं, मुझे तो वहां उल्टे पैरों के निशान भी मिल जाते तो भी कोई हैरानी नहीं होती। और आपने अभी अभी जो सीसीटीवी कैमरे में उसकी कोई अन्य फुटेज नहीं आने की बात की है ना, उसके लेकर भी उस कॉलोनी में यही चर्चा होती है कि वो सनाया गौतम चुड़ैल थी, कोई आत्मा थी, इसलिए साल भर तक उस घर में रहती रही। लेकिन सीसीटीवी में उसका कोई और फोटो नहीं आया। वहां के आसपास के तो बहुत से लोग वैसे भी उस सनाया गौतम को 100% चुड़ैल मानते हैं। आपकी बात से तो लग रहा है कि आप भी मानते हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है कि कई बार ऐसी चीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है जिन पर ना हम विश्वास करते हैं और न जिनके बारे में सोचना चाहते हैं। मोहित ने मोबाइल में वैभव द्वारा भेजे गए फोटो पर नजर डाली। वो हाथ से बनाई एक बेहद खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी। हालांकि उस लड़की को मोहित ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर मोहित ने वीडियो भी प्ले करके देखा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो था, जिसमें एक कमरे का दृश्य था। एक युवती उस कमरे में प्रवेश करती है, सेफ के सामने बैठकर उसमें पासवर्ड डालती है, जिसे देखकर मोहित को आश्चर्य का झटका लगा, क्योंकि उसकी जानकारी में उस सेफ का पासवर्ड 3 ही लोग जानते थे। एक खुद उसके पिता गिरिराज वर्मा, दूसरा मोहित और तीसरी मानसी। यानी वो पासवर्ड उनके परिवार तक ही सीमित था। पासवर्ड डालने के बाद वो युवती सेफ खोलकर उसमें से गहने और नोटों की गड्डियां निकालकर तेजी के साथ अपने साथ लाए एक बैग में भरती है और फिर सेफ को बंद करके कमरे से बाहर निकल जाती है। इस पूरी गतिविधि के दौरान युवती ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। इतना ही नहीं, उसने चेहरे पर दुपट्टा भी बांधा हुआ था, जिससे अगर उसका चेहरा कैमरे की ओर होता भी तो भी उसे पहचान पाना मुश्किल होता। कौन थी वो लड़की जिसके पास उनके घर की सेफ का पासवर्ड तक था? अपने उस सवाल के जवाब में मोहित के जहन में एक ही नाम उभर कर सामने आया, सनाया गौतम। तो तभी इंस्पेक्टर की आवाज ने मोहित को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर ला दिया। क्या कहते हैं आप? मैं, मोहित बोला। जी हाँ, आप। मुझे क्या कहना है? आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये सब जानकारी दी। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा मिस्टर मोहित। मोहित ने अरविंद की ओर देखा, फिर प्रश्नसूचक नजरों से इंस्पेक्टर की ओर देखकर पूछा, बताइए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? आपको इस पूरे केस की जानकारी चाहिए थी, जो मैंने दे दी। कुछ मुझसे रह गया हो, मुझे बाद में याद आया तो मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, लेकिन यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप वो शख्स हैं
जो इस केस की जांच में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। आपसे पूछताछ करने के लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, जो कि आमतौर पर ऐसे केसेस में नहीं होता है। आप विदेश में थे, बिजी थे, वो सब मान लीजिए एक बार को कि मैं समझ गया, लेकिन अब तो आप यहाँ आ गए हैं, मेरे सामने मौजूद हैं, तो अपने पिता से संबंधित सवालों का जवाब देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओह, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो आप लोगों का पुलिस का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग उस सनाया गौतम को ढूंढे हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके पिता का चरित्र कैसा था? जी, मेरा मतलब आपके हिसाब से। वैसे तो आपकी बहन, जीजा जी सहित कई लोगों से मैं इस बारे में पूछताछ कर चुका हूं, लेकिन केस की इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होती है, बार बार वही प्रश्न दोहराने पड़ते हैं, ये जानते हुए भी कि जवाब क्या होगा, सवाल पूछने पड़ते हैं। तो आपके पिताजी के चरित्र के बारे में अच्छे से जानते हुए भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। मोहित एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, पापा एक बेहद आदर्शवादी, सिद्धांतवादी शख्स थे। कहते हुए मोहित को अपने गले में कुछ अटकता सा महसूस हुआ। वो अपने उसूलों से समझौता नहीं करते थे, अपने निर्णयों पर अडिग रहते थे। उन्हें उनके सिद्धांतों से कोई नहीं डिगा सकता था, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में तो वो डिग गए। क्या मतलब? एक अजनबी हसीना के बहकावे में आ गए, जिसने नागिन बनकर आपके परिवार की खुशियों को डंस लिया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मोहित बोला कि वो उस अजनबी हसीना के बहकावे में आ गए थे। वैभव के होंठों पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ? मोहित ने स्वर को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पूछा। वो इंस्पेक्टर को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने मोहित को उसके पिता के केस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। आपने अभी अभी अपने पिता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं। वैभव ने भी शांत स्वर में कहा, माता पिता औलाद की निगाहों में हमेशा ऊंचे ही होते हैं, देवता ही होते हैं, खास तौर पर तब जब बच्चों ने माता पिता का अच्छा वाला रूप ही देखा हो। ऐसे में अगर उन्हें अपने माता पिता के किसी गलत कृत्य का पता चले तो उनके लिए विश्वास करना मुश्किल होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी गिरिराज वर्मा तो सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। आप तो उनके बेटे हैं। उनके जानने वाले और भी बहुत से लोग उनके चरित्र की कसमें खाते हैं, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। देयर इज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। आपके विदेश चले जाने और आपकी बहन की शादी हो जाने के बाद एक लंबा अरसा उन्होंने अकेले रहते हुए बिताया। ऐसे में कोई जवान खूबसूरत लड़की उनकी जिंदगी में आई तो उनका उसकी ओर आकर्षित हो जाना क्या बड़ी बात थी? वो भी तब जब वो लड़की खुद उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहती हो, एक मिशन की तरह ऐसा करने के लिए काम कर रही हो। कौन जाने उन्हें सिड्यूस करने के लिए उसने क्या नहीं किया होगा। आप जो कह रहे हैं, मोहित ने वैभव की बात बीच में ही काट दी, ये सब थ्योरी ही हो तो है। इसका कोई सबूत तो नहीं है कि उस लड़की ने पापा को अपने जाल में फंसाया था। आपके लिए यह मानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो आपके पिता थे, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। आपको लगता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस लड़की ने आपके पापा को अपने जाल में फंसाया था। करोड़ों की जायदाद तो उस लड़की ने आपके पापा से अपने नाम करवा ही ली थी। आपके या किसी के भी नाम एक कानी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। इससे बढ़कर आपको और क्या सबूत चाहिए? यही सबूत ये साबित करने के लिए काफी है कि उस लड़की के जादू में आपके पिता इतने बेबस हो गए थे कि उनमें अपने परिवार का अच्छा बुरा समझने तक का होश नहीं रह गया था, वरना वो किसी हालत में ऐसा कदम नहीं उठाते। मोहित चुप रहा। इंस्पेक्टर गलत नहीं कह रहा था, और इतने पर भी आपको संतोष नहीं हो तो? वैभव गहरी सांस लेकर बोला, तो फिर मुझे मजबूरन आपको पूरा खाका खींच कर समझाना पड़ेगा। मतलब? आपके पिता के घर की तलाशी में पुलिस को ऐसी बहुत सी आपत्तिजनक चीजें मिली थीं जिनके वहां मिलने की, ऐसे संभ्रांत समाज में प्रतिष्ठित इंसान के घर पर मिलने की उम्मीद हमें नहीं थी। आपत्तिजनक चीजें? कैसी आपत्तिजनक चीजें? अश्लील किताबें, भारी मात्रा में पोर्न, गंदी तस्वीरों के पूरे पूरे एल्बम, महंगी एग्जॉटिक लॉजरी का पूरा कलेक्शन, और भी बहुत कुछ। मोहित अवाक रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बोला, ऐसा ही हुआ था। वैभव शांत स्वर में बोला, यहां तक कि हम पर, पुलिस पर, वकील साहब की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाने के लिए, इस बात को छिपाने के लिए ऊपर से इतना दबाव डाला गया
कि हमें मजबूरन इन चीजों की बरामदगी सिर्फ कुछ आपत्तिजनक चीजों के रूप में दर्शाकर छिपानी पड़ी। मीडिया को उसकी डिटेल तक नहीं दी गई कि वो आपत्तिजनक सामग्री आखिर थी क्या। इसीलिए अखबारों में उस बरामदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं छपा, जो कि आपके परिवार की प्रतिष्ठा के हित में ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर छप जाता तो वैभव ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मोहित स्तब्ध सा अपनी जगह पर बैठा रहा। वो कुछ आपत्तिजनक चीजें जिनके नाम मैंने अभी अभी आपको गिनाए हैं इतनी ज्यादा थीं कि मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज तक हमने किसी रंडी खाने से भी बरामद नहीं की। इंस्पेक्टर, मुझे नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है मिस्टर मोहित, वैभव सख्त स्वर में बोला। मैं यहां आपकी दिलजमई करने के लिए नहीं आया हूं। वकील साहब मेरे दोस्त हैं, इसीलिए इनकी रिक्वेस्ट पर यह सब आपको बता रहा हूं। जो कुछ हुआ, जो चीजें बरामद हुई, मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूं। आप पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप या टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आपको तो मैं जानता भी नहीं। हां, आपके पिताजी को जरूर जानता था, इसलिए मुझे खुद भी हैरानी है कि जो कुछ हुआ वो आखिर कैसे हुआ। मोहित, अरविंद ने कहा, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। वो सब सचमुच अंकल के घर से बरामद हुआ था। मोहित का दिमाग साए साए कर उठा। उस सामान की बरामदगी से वैभव ने बोलना जारी रखा। ऐसा लगता था जैसे उस जगह को अय्याशी का अड्डा बना रखा गया हो, और वो लड़कई, वो सनाया गौतम, जिसे आपके पिता सारी दुनिया से छिपाकर अपने साथ उस घर में रखे हुए थे, उसके साथ एकांतवास में रह रहे थे। अब भी आपको और सबूत चाहिए कि उस सनाया गौतम ने आपके पिता को अपने जाल में नहीं फंसा रखा था। अगर वैसा नहीं था मिस्टर मोहित, तो फिर उसका उलट था। फिर आपके पिता ने उस लड़कटी को अपने जाल में फंसा रखा था। लेकिन उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ये बात गले से नीचे नहीं उतरती, जिसके चलते फिलहाल पुलिस का मानना यही है कि उस लड़की ने ही आपके पिता को फंसाया था। अगर आप दूसरी बात को मानना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। हमें उससे क्या दिक्कत हो सकती है? मोहित कुछ नहीं बोला। अच्छा, वैभव उठते हुए बोला, तो अब मैं चलता हूं। बहुत वक्त हो गया है, बारिश भी थम गई है। अभी निकल जाऊंगा तो बारिश के कारण दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं, अरविंद ने प्रतिरोध जताया, आपको डिनर करके जाना होगा। नहीं भाई, वैभव ने अरविंद का कंधा ठपठपाया। डिनर फिर कभी सही, अभी के लिए विदा दीजिए। अरविंद इंस्पेक्टर को छोड़ने बाहर तक गया। बाहर सचमुच बारिश बंद हो गई थी। हल्की हल्की बूंदें ही पड़ रही थीं, जिसमें 5-10 मिनट भी खड़े रहे तो भी भीगने जैसी हालत तो नहीं होती। आसपास कहीं गड्ढों में भरे पानी में गिरती बारिश की बूंदों की आवाज मधुर संगीत की तरह लग रही थी। लेकिन सचमुच अरविंद वैभव के साथ उसकी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ते हुए बोला, जो घर के आंगन में ही खड़ी थी। ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि कुछ लोगों को ये भूत प्रेत का काम भी लगता है। भूत प्रेत? वैभव ने मोटरसाइकिल पर बैठते हुए प्रश्नसूचक निगाहों से अरविंद की ओर देखा। सनाया गौतम, कुछ लोग अंकल के मर्डर को चुड़ैल की करतूत भी मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि उनके साथ वो जो लड़की रह रही थी, जिसे हम लोग सनाया गौतम समझते हैं, वो लड़की थी ही नहीं, आत्मा थी। उस घर पर चुड़ैल का काला साया था। मैं आपको बता नहीं सकता अरविंद जी, इंस्पेक्टर बोला, कि इस केस की जांच में मेरा कितना दिमाग खराब हुआ है। सनाया गौतम के चुड़ैल होने को लेकर वहां के लोग ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। ऐसे ही एक कुत्ते की पूंछ जैसे गवाह से मेरा पाला पड़ गया था, जो उनके घर के पास ही एक दूसरे बंगले में गार्ड का काम करता है। उसका कहना है कि पहले उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, लेकिन चुड़ैल के डर से ही उसने अपनी नाइट शिफ्ट बदलकर दिन की करवा ली। दिन में भी वो तरह तरह के गंडे ताबीज वगैरह लेकर ही ड्यूटी पर आता है। दिखने में पढ़ा लिखा समझदार लगता है, लेकिन इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो उसे विश्वास दिला सके कि उस घर पर चुड़ैल का साया नहीं था। सनाया गौतम चुड़ैल नहीं थी। ऐसा क्यों? अपने निजी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने उससे घंटों पूछताछ की, उसके दिमाग में ठूंस ठूंस कर भरने की कोशिश की कि चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। वो सनाया गौतम बाकी लोगों की तरह एक इंसान ही थी। इंसान ही कत्ल करते हैं, भूत प्रेत असबाब किसी का कत्ल नहीं करते। लेकिन वो मानने को तैयार हो तब ना। थक हार कर मैंने उससे कहा,
इतना तो मानते हो ना कि भूत प्रेत शीशे में नहीं दिखाई देते, कैमरे से फोटो खींचने पर तस्वीर में नहीं दिखते। फिर उसने कहा हाँ। फिर मैंने उसे वो वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें वो लड़की वकील साहब के घर से सेफ से गहने और नकद रकम चोरी करके ले जा रही थी। वीडियो दिखाने के बाद मैंने उससे कहा कि अब हुआ विश्वास कि वो लड़की भूत नहीं थी। ये उसी रात का उसी घर का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है जब वकील साहब का खून हुआ था। कत्ल करने के बाद उस सनाया गौतम ने घर की सेफ से रुपये और गहने भी चोरी कर लिए थे, लेकिन पट्टा तब भी राजी न हुआ। वीडियो देखने के बाद पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उस कमबख्त ने कहा कि ये तो भूत प्रेतों की मर्जी पर है, अगर वो दिखना चाहें तो वीडियो में भी दिख सकते हैं, फोटो में भी दिख सकते हैं, ऐसे ही तो असल में भी न दिखना चाहें तो इंसानों को भी नहीं दिखते, और दिखना चाहते हैं तो दिख जाते हैं। अरविंद की हंसी छूट गई। इतना ही नहीं, वो कमबख्त उल्टे मुझसे ही कहने लगा कि अब आपको हुआ भूत प्रेतों पर विश्वास। मैंने कहा कैसे? तो वो ससुरा कहना लगा कि अभी तो आप मुझसे कह रहे थे कि भूत प्रेत शीशे में नहीं दिखते, फोटो वीडियो में नहीं दिखते, यानी आप भी मानते हैं कि भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। अरविंद हंसा, फिर बोला, वैसे आप डिनर के लिए रोकते तो मुझे बहुत खुशी होती। खुशी तो मुझे भी होती। वैभव ने किक मारकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की, लेकिन फिर कभी सही। विदेश से आपके साले साहब आए हैं, आज उनकी खातिरदारी पर ध्यान दीजिए। साले साहब ही नहीं, बहन भी आई है। अच्छा, बधाई हो, आपने मिलवाया नहीं। वैशाली थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव की है, अपने कमरे में ही घुसी रहती है। वैसे भी मोहित और आपके बीच जो बातचीत हो रही थी, उसकी धुन में मुझे उसे आपसे मिलाने की याद ही नहीं आई। या रुकिए, मैं अभी उसे बुला देता हूं। अगली बार आऊंगा तब मिलवा दीजिएगा। रात बहुत हो गई है, बातों बातों में टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर वैभव ने अरविंद से विदा ली। वैभव के जाने के बाद मोहित अकेला बैठा काफी देर तक सोचता रहा। हे, तभी मानसी भी उसके पास आकर बैठ गई। सोफे पर दूसरी ओर अरविंद भी आकर बैठ गया। उसने मोहित के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अरविंद बोले, हम लोग कोई ना कोई कानूनी रास्ता निकाल लेंगे वसीयत ठीक करवाने का। तुम्हारी प्रॉपर्टी सनाया गौतम को इतनी आसानी से नहीं हड़पने देंगे। मोहित ने अपने जीजा की ओर देखा। मुझे प्रॉपर्टी की परवाह नहीं है, मोहित शांत स्वर में बोला। अरविंद ने हैरानी से उसे देखा। मोहित, मानसी बोली, मुझे पता है जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक था, लेकिन उसे हम बदल नहीं सकते। मैं चाहती हूं कि तुम अपने आप को संभालो। मोहित ने कुछ नहीं कहा। पुलिस देर सवेर उस सनाया गौतम को पकड़ ही लेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पुलिस को पकड़ना होता, मोहित बोला, तो अब तक पकड़ चुकी होती। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पापा से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? मानसी को झटका सा लगा, उसकी आंखें नम हो गईं। करीब 6 महीने पहले, वो धीमे स्वर में बोली। यानी उस वारदात से 3 महीने पहले? हाँ, उसे करीब 3 महीने पहले ही। तब तुमने कुछ नोटिस नहीं किया, या उस लड़कनी को देखा, या पापा ने उसके बारे में कुछ बताया? नहीं, मैं घर नहीं गई थी। पापा हम लोगों से मिलने दिल्ली आए थे। पापा दिल्ली आए थे? हाँ, उस समय तो मैंने ऐसा कुछ खास नोट नहीं किया था, लेकिन अब याद आ रहा है कि उससे पहले करीब साल भर से जब भी मैं घर आने की बात कहती थी तो पापा टालने की कोशिश करते थे। टालने की कोशिश करते थे? हाँ, वो कहते थे यहाँ तो मैं अकेला रह रहा हूँ, सिर्फ काम करने वाले लोग हैं, मैं ही तुम लोगों से मिलने आ जाता हूँ। फिर हर बार ऐसा ही होता था, वो खुद ही आ जाते थे। मैं करीब साल भर से घर नहीं गई। मोहित सोच में पड़ गया। तुम ये सब मत सोचो। मानसी ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा। जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं? उस लड़की, उस सनाया गौतम को कानून सजा देगा। कुछ देर वहां खामोशी रही। चलो, फिर मानसी बोली, मैं डिनर लगा देती हूं। मानसी के कमरे से जाने के बाद अरविंद और मोहित वहां अकेले रह गए। अरविंद ने मोहित के घुटने पर हाथ रखा। डोंट यू वरी अबाउट इट। अरविंद ने उसका घुटना थपथपाते हुए कहा, यह समय भी गुजर जाएगा। मोहित ने सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में मानसी ने वहां आकर डिनर सर्व हो जाने की घोषणा की। उस घर में आने के बाद मोहित को डिनर टेबल पर पहली बार वैशाली के दर्शन हुए।
मोहित को यह बात काफी अजीब लगी कि वैशाली ने डिनर टेबल पर भी उन लोगों से ज्यादा बात नहीं की। कोई सवाल पूछे जाने पर वो कम से कम बोलने की ही कोशिश कर रही थी। डिनर के बाद वो पहले की तरह सीधे अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मानसी किचन में बर्तन साफ कर रही थी जब मोहित उसके पास पहुंचा। पापा ने नया मकान क्यों खरीदा था? मोहित ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे क्या पता? मानसी का स्वर उदास हो गया। उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। मानसी ने मोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छिपाया, सब कुछ। कहते कहते अचानक मानसी रोने लगी और बर्तन धोना छोड़कर धीरे धीरे घिसटती सी नीचे जमीन पर ही बैठ गई। दीदी, मोहित ने उसे समझाने की कोशिश की, संभालो अपने आप को। ये क्या हो गया मोहित? वो रोते हुए ही बोली। ये क्या हो गया दीदी? मोहित बोला। हिम्मत रखो। पापा ने हमसे ये सब छिपाया, एक एक बात, कि वो उस घर में किसी लड़कनी के साथ रहते थे। मोहित से कुछ कहते नहीं बना। उन्होंने हमसे एक एक बात छिपाई। उन्होंने हमें कभी हवा तक नहीं लगने दी कि वो किसी सनाया गौतम को जानते भी थे, और हम यहाँ बेवकूफ बने समझते रहे कि हम एक परिवार हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम पापा से बहुत प्यार करते हो। मैं भी करती हूँ, लेकिन इससे गलत सही नहीं हो जाता। पापा करीब साल भर से उस लड़कई के साथ, उस चुड़ैल के साथ उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हमसे इसका जिक्र तक नहीं किया। हो सकता है वो उसे और भी पहले से जानते हों, उनका बहुत समय से अफेयर चल रहा हो। उन्होंने बस हम लोगों ये सब छिपाया। होश में आओ दीदी। तुमसे तो उन्हें पहले ही छुटकारा मिल गया था जब तुम अमेरिका चले गए थे। फिर मेरी शादी के बाद उन्हें मुझसे भी छुटकारा मिल गया। अब मुझे याद आ रहा है कि मेरी शादी कराने की भी उन्हें काफी जल्दी थी। शायद वो हम दोनों से पीछा छुड़ाने चाहते थे। उन्हें हम दोनों बोझ की तरह लगने लगे थे। वो चाहते थे कि हमारा उनसे पीछा छूटे और वो उस लड़की के साथ यहां ऐश कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मोहित सख्त स्वर में बोला। पापा और उस लड़की के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हम दोनों को उन्होंने कभी बोझ नहीं समझा। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। खुद सोचकर बताओ, तुम्हें कभी एक बार भी ऐसा लगा हो कि पापा हमें अपने से दूर भेजना चाहते हो? उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा कोई इशारा किया हो? लेकिन वो हमारे जाने पर उतने दुखी भी नहीं हुए थे जितना उन्हें होना चाहिए था। मुझे ये बात उसी समय खटक रही थी जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद जब तुम अमेरिका गए थे, तब भी पापा की आंखों में आंसू की एक झलक भी नहीं थी, क्योंकि वो मजबूत थे। उन्हें हमारे लिए मजबूत बनकर दिखाना था। वो अपनी कमजोरी दिखाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमें भी उतना ही मजबूत बनाना चाहते थे, बल्कि अपने से भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहते थे। क्या तुम भूल गईं कि माँ के जाने के समय वो हमारे सामने अपने आंसू रोकने की कितनी कोशिश करते थे? बाद में भी कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर अकेले रोते थे, लेकिन हमारे सामने आंसू बहाने से बचते थे। वो रोती जा रही थी। इस बार मोहित ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो अपनी जगह स्थिर बैठा रहा। माँ के निधन के समय के दिन याद करके उसकी खुद की आंखों में नमी आ गई थी। मानसी को संयत होने में कुछ देर लगे। तुम्हें लगता है कि? फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि पापा गलत नहीं थे। उनका उस लड़की, उस सनाया गौतम के साथ कोई संबंध नहीं था। पुलिस जो कुछ कह रही है वो गलत है। मैं इस सब के बारे में नहीं जानता। हो सकता है सब सच हो सकता है सब झूठ हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पापा ऐसे नहीं थे। तुम भी जानती हो। हमें यह भूलना नहीं चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। उसका स्वर शांत लेकिन खाली खाली सा था। वैसे भी वो तो इस दुनिया से चले ही गए हैं। उन्हें अब इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं? कोई उनके बारे में क्या सोचता है? वो सनाया गौतम पकड़ी जाती है या नहीं? मोहित ने कुछ नहीं कहा। वो अब इस बातचीत को और लंबा नहीं खींचना चाहता था। और प्रॉपर्टी, मानसी जैसे शून्य में ताक रही थी। पुलिस को प्रॉपर्टी बहुत बड़ा मुद्दा लगता है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, और मैं जानती हूं कि तुम्हें भी नहीं है। पापा अगर उसे दान भी कर देते तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होनी थी।
हमारे लिए तो ये एक तरह से ऐसा ही हुआ। लेकिन मानसी का चेहरा रोने के कारण फिर बनने बिगड़ने लगा। वो मोहित के कंधे पर सिर टिकाकर रोने लगी। उस चुड़ैल ने पापा को मारा क्यों? उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी तो वो ले लेती, सब कुछ ले लेती, लेकिन उसने पापा का खून क्यों किया? मोहित क्यों किया? मोहित उसे सांत्वना देने की कोशिश करता रहा। क्या हो रहा है भाई? उसी समय अरविंद किचन में आया। फिर किचन का दृश्य देखकर उसका चेहरा तत्काल संजीदा हो गया। उन्होंने और मोहित ने मानसी को सहारा देकर उठाया। अब रोने से क्या होगा? अरविंद धीमे स्वर में बोला, जो हो गया वो हो गया, अपने आप को संभालो मानसी। मानसी ने आंसू पोंछ लिए, लेकिन उसका चेहरा अब भी गमगीन था। मानसी और अरविंद अपने कमरे में चले गए। मोहित भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसके दिलो दिमाग में भूचाल सा आया हुआ था और दिमाग में एक ही नाम रह रहकर दस्तक दे रहा था, सनाया गौतम। अगले दिन सुबह मोहित ब्रेकफास्ट के बाद घर से जाने की तैयारी कर रहा था जब मानसी उसके कमरे में पहुंची। कहां जाने की तैयारी हो रही है? मानसी ने पूछा। घर, मोहित ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कौन से वाले घर? दोनों, वो भी जहां हम लोग रहते थे और वो भी जो पापा ने बाद में खरीदा था। अच्छा हुआ आप आ गईं, मैं आपसे चाबियां मांगने आना ही वाला था। तुम दोनों घर जाओगे? मानसी हैरानी से बोली। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। मोहित का स्वर गंभीर था। मानसी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, क्या इरादा है? किस बारे में? मोहित ने मानसी की ओर देखा। पापा के केस के बारे में। एक बार तो मोहित का मन किया कि मानसी को बता दे कि वो उस खूनी को, उस सनाया गौतम को जान से मार देना चाहता है, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को जब्त किया। मेरा क्या इरादा होगा? वो बोला, इस मामले में जो करना है पुलिस को ही करना है। मानसी सशंकित भाव से उसकी ओर देखती रही। क्या हुआ? ऐसा लगता तो नहीं, वो बोली। क्या मतलब? तुमने इंस्पेक्टर से पूरे मामले की रिपोर्ट सुनी। अरविंद ने भी तुम्हारे कहने पर इंस्पेक्टर को तुम्हें वो सब बताने के लिए राजी कर लिया। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, मैं बस जानना चाहता था कि क्या हुआ था। कुछ क्षण उनके बीच खामोशी छाई रही। अब तुम्हारे मन में क्या है? फिर मानसी बोली, तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जरूर तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूं। क्या? मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है। प्राइवेट डिटेक्टिव? अविनाश भारद्वाज नाम है। दिल्ली का जाना माना प्राइवेट डिटेक्टिव है। क्राइम इन्वेस्टिगेशंस नाम से डिटेक्टिव एजेंसी है दिल्ली में ही। कई लोगों के रिकमेंड करने के बाद उसे हायर किया, लेकिन किस लिए? और किस लिए? उस सनाया गौतम का पता लगाने के लिए। वो नई बात थी। मानसी ने अब तक उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मोहित की उत्सुकता जाग चुकी थी। असल में, मानसी बोली, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का ख्याल मुझे तुम्हारी कॉल से ही आया। मेरी कॉल से? हाँ, जब 10 दिन पहले तुमने अमेरिका से फोन पर बात की थी। लेकिन मैंने तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने जैसी कोई बात नहीं कही थी, मोहित बोला। लेकिन तुम केस के बारे में इतनी ज्यादा पूछताछ कर रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस सनाया गौतम का पता नहीं लगा पा रही है, अब हमें ही कुछ करना होगा, तो मुझे भी तुम्हारी बात सही लगी। फिर मैंने काफी सोच विचार किया, कुछ दोस्तों से राय ली और प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का इरादा बनाया। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने कुछ पता लगाया? अभी तक तो नहीं, मानसी ने गहरी सांस लेकर कहा। और पता लगाया भी हो तो कम से कम मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया है। अभी तक तो वो मुझे धैर्य रखने की बात ही कहता आ रहा है। उसका कहना है कि ऐसे मामलों में देर लगती ही है। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण हम इस कहानी को अभी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।